नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। आज एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसके लिए ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली पहुंची। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी एकता के लिए ममता बनर्जी की ये कोशिश थी, जिसमें सबसे पहले तो कांग्रेस ने ममता बनर्जी के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी की घोर बेइज्जती हुई, क्योंकि पहले तो बैठक शुरुआत करने से पहले ही ममता बनर्जी ने जिन जिन पार्टियों को इनवाइट किया था, निमंत्रित किया था, उसमें से 6 पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए हैं। यानी कि विपक्षी एकता पूरी तरीके से बिखरती दिखाई पड़ी, जिसमें पहली बेइज्जती ममता बनर्जी की हुई, क्योंकि उन्होंने ही विपक्ष को एकजुट करने के लिए बात की थी और 22 पार्टी को उन्होंने इस बैठक के लिए इनवाइट किया था, बुलाया गया था, जिसमें से 16 पार्टियां और उनके नेताओं ने इस बैठक में हाजिरी लगाई, शामिल होने के लिए ममता बनर्जी के साथ आए। लेकिन इसके अलावा उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि आगे जब बैठक शुरू हुई तो एक एक स्टेप करके कई मामलों पर ममता बनर्जी की बेइज्जती होती दिखाई देती रही, क्योंकि मामले अलग अलग थे। पहली बार ममता बनर्जी जो कॉन्स्पिरेसी कर रही थी, विपक्ष की पार्टियों के साथ एक चाल चल रही थी, अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी, उस पर एक झटका लगा। और दूसरी बार जब इन्होंने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो उसमें भी विपक्ष ने पूरी तरह से टूटना शुरू कर दिया, बिखराव शुरू कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं इस सिटिंग की, इस बैठक की, कि ये बैठक क्यों की गई, क्या रणनीति थी, किस लिए, क्या महत्वाकांक्षाएं थी। ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एकजुट करने का अभियान चलाया था। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने का अभियान चलाया है और इस अभियान के पीछे ममता बनर्जी के 2 मकसद हैं। पहला मकसद है ये जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसको लेकर अपने आप को उन्हें प्रमोट करना है, प्रमोशन करनी है, क्योंकि ममता बनर्जी पिछले कुछ महीनों से पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ संपर्क बना रही हैं और 2024 के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं, प्लान बना रही हैं। उस प्लान को अंजाम देने के लिए वह राष्ट्रपति के चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाकर इसकी एक पृष्ठभूमि, इसको एक तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। इसी के लिए ममता बनर्जी ऐसे समय के लिए कोलकाता से दिल्ली आए हैं जब पश्चिम बंगाल में त्राही त्राही मची हुई है, दंगे हो रहे हैं और हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार भी लगाई है। वहां के प्रशासनिक विफलता को लेकर हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को लताड़ा है और कहा है कि जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करें और जो ये दंगाइए हैं, जितने भी, उनकी तस्वीरें जारी करें और उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लें। उस समय ममता बनर्जी अपना राज्य छोड़कर दिल्ली पहुंची हुई हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो चल रहा है उससे ज़्यादा मकसद ममता बनर्जी का है 2024 के चुनाव, 2024 की प्लानिंग। इसी के साथ ममता बनर्जी इसे एक मौके की तरह देख रही हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस बैकफुट पर आई हुई है। ममता बनर्जी के साथ जब भी विपक्षी गठबंधन की बात हो रही थी तो कांग्रेस उससे बाहर थी। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों तेलंगाना राष्ट्र के प्रमुख, तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की थी। उस टाइम पे भी दोनों के बीच में जो मुलाकात हुई थी उसमें बार बार ये बात कही गई थी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अलग एक तीसरा मोर्चा बनाया जाए, जिसमें शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं, अखिलेश यादव भी, लालू यादव भी, मतलब यहाँ तक कि उन्होंने नीतीश कुमार को भी अप्रोच करने की बात करी, कोशिश की गई कि जब भी एनडीए से उनका नाता टूटेगा तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और लालू और नीतीश दोनों मिलकर बिहार में सरकार चलाएंगे। ये सारी कवायतें पिछले दिनों से चल रही हैं, जिसमें ममता बनर्जी के साथ साथ केसीआर भी जुड़े हुए थे। लेकिन जब केसीआर को लगा कि ममता तो अपने दाव चल रही है और इस बीच जो उन्होंने एक बड़ा दाव खेला है, कांग्रेस उसमें बैकफुट पर आई हुई है और कांग्रेस भी ममता के साथ खड़ी हुई है,
तो उन्होंने सबसे पहले ममता बनर्जी से किनारा कर लिया। जब विपक्षी एकता के नाम पर ममता बनर्जी ने बड़ा सियासी एक चाल चली तो केसीआर समझ गए और इन लोगों के साथ खड़े होने के बावजूद वह पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी होने के बावजूद भी वह उस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये जता दिया, ये कह दिया कि जिस बैठक में कांग्रेस के नेता को बुलाया जाएगा, कांग्रेस को शामिल किया जाएगा, उस बैठक में मैं शामिल नहीं होऊंगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। उनका कोई भी प्रतिनिधि उस बैठक में नहीं जाएगा क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में टीआरएस के लिए चुनौती बनने वाली है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने तेलंगाना में रैली की थी तो उस टाइम में उन्होंने केसीआर के खिलाफ बयानबाजी की थी। केसीआर को उन्होंने बड़ा बुरा भला कहा था, उन्हें लपेटा था। इसीलिए के चंद्रशेखर राव कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं क्योंकि जैसे ही वो कांग्रेस के साथ प्लेटफॉर्म पर आएंगे वैसे ही तेलंगाना की सिचुएशन जो होगी वो चेंज होने लगेगी, वो बदल जाएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चला रही है और अमित शाह भी तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी हैदराबाद जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर फोकस करे हुए है। इसीलिए सबसे पहला झटका ममता बनर्जी को केसीआर ने दिया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के साथ भी बहुत असमंजस चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता भी उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे, जबकि ये मीटिंग दिल्ली में ही थी क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो वो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में तैयारियों में लगे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस के साथ यदि वे मंच शेयर करते हैं, कांग्रेस के साथ वो राष्ट्रपति चुनाव में एकजुटता दिखाते हैं, तो भी उन बैठकों का जिक्र विधानसभा चुनाव में किया जाएगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर दिखाएगी कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी और कांग्रेस है वो अलग नहीं है, वो एक साथ ही है। और एजेंडे और मुद्दों की बात होती है, मैनिफेस्टो की बात होती है, वो अरविंद केजरीवाल करप्शन से लड़ने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ खड़े होने की बात करते हैं क्योंकि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टियों में से एक है। भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पे इतने लगे हैं और अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे आती है तो आगे केजरीवाल का मिशन फेल हो जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा इन दो पार्टियों के अलावा कुछ और पार्टियों ने भी इस बैठक से किनारा कर लिया, अपने आप को हटा लिया। उसमें उड़ीसा की एक बड़ी पार्टी, रीजनल पार्टी बीजू जनता दल है। नवीन पटनायक पहले भी ममता बनर्जी या केसीआर के इस अभियान में शामिल नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें भी ममता बनर्जी ने बुलाया था, अवश्य बुलाया था। बीजू पटनायक की उस पार्टी में नवीन पटनायक ने इस बैठक से दूरी बनाई और लगभग ये माना जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नवीन पटनायक की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेगी। इसके अलावा इस पूरी बैठक में दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी पार्टी वाईआरसीपी, जिसके मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में एक बेहतर स्थिति में हैं, उन्होंने भी इस बैठक से किनारा कर लिया, दूरी बना ली। यानी कि अब कंडीशन साफ है कि ममता बनर्जी ने जो विपक्षी एकता की बात की है वो विपक्षी एकता बैठक से पहले ही बिखर चुकी है और ये ममता बनर्जी की पहली हार और पहली बड़ी बेइज्जती थी। इसके बाद जब बैठक शुरू हुई तब ममता बनर्जी ने एक प्रपोजल रखा और वो पहला प्रपोजल था शरद पवार को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने का। शरद पवार से बातचीत पहले भी हो चुकी थी और इस मुद्दे पर शरद पवार ने लगभग ये जता दिया था कि वो विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार नहीं बनेंगे। फिर भी ममता बनर्जी अपना दांव खेलना चाहती थी और शरद पवार पहले से ही समझ चुके थे कि ममता बनर्जी चाह क्या रही हैं। इसीलिए उन्होंने दोनों स्तर पर देखा और उनकी चाल को समझते हुए उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया इस बैठक में शामिल होने से। जबकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी शरद पवार से मिल चुके थे और ममता बनर्जी की लगातार उनसे बातचीत हो रही थी। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने प्रस्ताव रखा और जैसे ही प्रस्ताव रखा गया वैसे ही शरद पवार की तरफ से नो, नेवर और नकार दिया गया।
ये ममता बनर्जी की दूसरी बड़ी बेइज्जती थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस को खुश करने के लिए उन्होंने गोपाल कृष्ण गांधी का नाम दिया, लेकिन इस पर भी विपक्षी पार्टी पर सहमति नहीं बन पाई और इसके साथ साथ ही ममता बनर्जी ने फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया कि इनके नाम पर भी लोगों ने सहमति जताएं। लेकिन अभी की जो स्थिति है, फारूक अब्दुल्ला पर इतने बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, लग चुके हैं कश्मीरी हिंदुओं के समय में जो जनसंहार हुआ था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के दौरान कश्मीरी हिंदुओं के अत्याचार हुए थे। इसके अलावा विपक्ष में बिखराव हो गया और ये ममता बनर्जी की तीसरी बड़ी बेइज्जती थी। इसके साथ साथ ममता बनर्जी की बेइज्जती और हुई। यहाँ सिलसिला थमा नहीं जब ममता बनर्जी ने इस बैठक के दौरान ही एक और बड़ा प्रस्ताव रखा, पेश किया, और वो प्रस्ताव था मोदी सरकार के खिलाफ एक एजेंडे के तहत एक प्रस्ताव पास करवाना, जिसमें सारे विपक्षी पार्टियों को उस पर हस्ताक्षर करने थे, सिग्नेचर करने थे। उनका मानना था कि मोदी सरकार ने इन 8 सालों के दौरान जो गलतियां करी हैं, जो गलत फैसले लिए हैं, उनको खारिज करना होगा। उनका मानना था कि मोदी सरकार ने इन 8 सालों में बड़े गलत फैसले किए हैं, गलतियां करी हैं। उनके अनुसार वो उन कामों को एक लिस्ट बनाई जाए और प्रस्ताव पारित किया जाए विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि जो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। लेकिन इस मसले पर भी ममता बनर्जी की बहुत बेइज्जती हुई, क्योंकि सारी पार्टियों की अलग अलग राय थी। ममता बनर्जी को साफ तौर पर कह दिया गया कि ये जो पूरी बैठक है वो राष्ट्रपति पद के चुनाव के उम्मीदवार के लिए हो रही है। इसमें किसी भी तरह की सरकार के समर्थन या विरोध की कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। और लगभग ये बैठक जो ममता बनर्जी ने की, ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। ममता बनर्जी को धो दिया गया, एक के बाद एक बेइज्जतियों का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ देखा जाए तो शरद पवार साफ तौर पर निकल चुके हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का जो मतलब है अपने राजनीतिक करियर को खत्म कर देना, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो मंजे हुए राजनीतिक हैं, राष्ट्रपति का उम्मीदवार वही जीतेगा जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में होगा। यानी कि सरकार के पास इतना समर्थन है कि वो राष्ट्रपति बना सकती है, और विपक्षी एकता का ये जो हंगामा है ये धाएं हो चुका है। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाना ये सिर्फ एक नाटक है, एक ढकोसला है जो सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है और बीजेपी के खिलाफ किया जा रहा है। क्योंकि यदि हम इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव के जो पूरी इक्वेशन है, जो गणित है, उस पर नज़र डालें तो 46% भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही है, और 2% जो और वोट हैं वो सारे, अगर एनडीए की बात करें तो 48% वोट एनडीए भारतीय जनता पार्टी के पास हो जाते हैं, और 2-3% वोट की ज़रूरत बीजेपी को है, जिसमें अगर नवीन पटनायक का बीजू जनता दल समर्थन दे देता है, जो कि लगभग तय माना जा रहा है, तो 5% भाजपा को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यानी कि 52 से 53% वोट भाजपा के पास पहले से ही है। ये बैठक जो ममता बनर्जी ने शामिल की थी, उसमें अकाली दल का कोई भी नेता नहीं आया था। इसका मतलब अकाली दल भी आज तक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने के लिए तैयार है। यानी जो निर्दलीय सांसदों, विधायक और छोटी छोटी पार्टियों की भी बात करें तो इनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। और ऐसे समय में शरद पवार अपने बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं, तो लगभग ये माना जा रहा है कि कोई भी बड़ा राजनीतिक कद वाला व्यक्ति, बड़ा आदमी राष्ट्रपति के चुनाव पर विपक्ष के उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। फिर भी ममता बनर्जी अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही हैं, जो कि एकदम बकवास है, ध्वस्त होने वाला है, क्योंकि आगे उन्हें और बेइज्जती करवानी है। अभी उनका मन नहीं भरा है। खैर, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। हमें सहयोग देते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसी खबरें ला सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार।